हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दर्पण यानी मिरर के बारे में। अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को नहीं कर पाए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों का ही लिंक दे दिया जाएगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख सकते हैं। अगर बात करें लेक्चर 1 की, तो लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे प्रकाश की और प्रकाश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक बातों को, जैसे कि प्रकाश का पथ, प्रकाश की चाल, प्रकाश की परिभाषा। और लेक्चर 2 की अगर बात करें तो उसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बातों को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दर्पण के बारे में। तो अगर हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये जानना चाहे कि क्या आपने कभी दर्पण देखा है, तो आपकी जवाब होनी चाहिए बिल्कुल सर, हम सब ने दर्पण को देखा है। हमारे घरों में, आपके घरों में एक बहुत ही कॉमन वस्तु है जिसको हम लोग आईना कहते हैं। ये जो आईना है, जिसको हम लोग पार्टी फंक्शन में कहीं जाने से पहले जब खुद को रेडी करते हैं तो हम लोग आईने में अपने आप को देखते हैं। तो ये जिस आईने को हम लोग यूज करते हैं वह आईना एक प्रकार का समतल दर्पण है। कौन सी दर्पण है? तो समतल दर्पण है। तो चलिए ठीक है, आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे, आज किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में। तो अगर हम आपसे पूछे कि क्या आपको पता है दर्पण किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं दर्पण की परिभाषा? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, एकदम सिंपल डिफिनेशन है दर्पण की। दर्पण जो है एक प्रकाशीय साधन है। दर्पण एक प्रकाशीय व्यवस्था है जिससे हम लोग प्रकाश किरण को परावर्तित करते हैं। अर्थात प्रकाश किरण को परावर्तित करने के लिए, किसको? प्रकाश किरण को परावर्तित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था को, आवश्यक साधन को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण। यानी अगर दर्पण का हम आपसे कार्य पूछे तो दर्पण की कार्य क्या है? तो प्रकाश किरण को परावर्तित करना। दर्पण का कार्य क्या है? तो प्रकाश किरण को परावर्तित करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिखते हैं, हेडिंग देते हैं यहाँ पे। आज से सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे दर्पण यानी मिरर का। तो हमने कहा कि दर्पण पे आपको बहुत कुछ नहीं सोचना है। देखिए दर्पण क्या, एकदम सिंपल डिफिनेशन है। दर्पण एक प्रकाशीय साधन है। दर्पण जो है एक प्रकाशीय साधन है या व्यवस्था है, बोल सकते हैं। प्रकाशीय साधन है जिससे प्रकाश किरण को परावर्तित किया जाता है। जिससे प्रकाश किरण को परावर्तित किया जाता है। जिससे प्रकाश किरण को क्या किया जाता है? परावर्तित किया जाता है। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है भाई इसका। दर्पण क्या है? दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण एक प्रकाशीय साधन है जिससे प्रकाश को क्या किया जाता है? परावर्तित किया जाता है। अर्थात इन बातों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात प्रकाश किरण को परावर्तित करने के लिए, अर्थात प्रकाश किरण को परावर्तित करने के लिए
अर्थात प्रकाश किरण को परावर्तित करने के लिए, प्रकाश किरण को परावर्तित करने के लिए आवश्यक साधन को, प्रकाश किरण को परावर्तित करने के लिए आवश्यक साधन को हम लोग क्या कहते हैं? तो दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? दर्पण यानी मिरर कहते हैं, दर्पण कहते हैं। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है दर्पण का। आपको ये पता है दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, दर्पण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। दर्पण को मुख्यतः दो भागों में, चाहे दो प्रकार का होता है, लिख सकते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, चाहे दर्पण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। तो दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है? तो दर्पण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है भाई? कौन कौन दर्पण है? तो देखिए, एक नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। कौन से दर्पण के बारे में पढ़ेंगे? तो समतल दर्पण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो इसे हम लोग प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। कौन सी दर्पण? तो प्लेन मिरर। अगर बात करें दूसरे दर्पण को, तो इसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? तो गोलीय दर्पण। और इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो एकदम सिंपल डिफिनेशन है ये। अगर आपसे कोई पूछे कि दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण किसे कहते हैं भाई? तो दर्पण जो है एक प्रकाशीय साधन है, या दर्पण एक साधन है जिससे प्रकाश किरण को क्या किया जाता है? तो परावर्तित किया जाता है। अर्थात प्रकाश किरण को परावर्तित करने के लिए आवश्यक साधन को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है भाई? तो दर्पण दो प्रकार का होता है, या दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। अब प्रश्न ये है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? अब इसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे भाई? तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि समतल दर्पण किसको कहते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? तो समतल दर्पण के बारे में अब पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समतल दर्पण नाम से स्पष्ट है, मतलब एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? तो समतल हो। एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। जैसे ये देख लीजिए, हम यहां पे एक समतल दर्पण बना रहे हैं। अब इसका परावर्तक सतह जो है वो किस प्रकार का होगा? समतल होगा। तो ये जो दर्पण अभी हम बनाए हैं, ये कौन सा दर्पण है? तो ये भाई हमारा समतल दर्पण है। ये कौन सी दर्पण है? तो ये समतल दर्पण है, यानी प्लेन मिरर है। ठीक है। अब जो त्रिज्या की अगर बात करें, पूछता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए, ये जो अगर ये समतल सतह है और उसको एक तरफ से पॉलिश करके बनाया गया है, तो अगर हम बोलेंगे ये गोला बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एक्चुअली अगर वास्तव हम बोले तो जो समतल है वो गोला नहीं बनेगा। या फिर हम बोले कि बनेगा, एक बहुत बड़े त्रिज्या पर बनेगा। तो कितने बड़े त्रिज्या पे? तो उसके बारे में हम कुछ खास जवाब नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि अपरिभाषित त्रिज्या का। अपरिभाषित मतलब अनंत त्रिज्या का। तो जो समतल दर्पण है, अगर इसकी त्रिज्या पूछे तो आप क्या बोलोगे? अनंत। या अगर फोकस दूरी पूछे, क्योंकि फोकस दूरी जो है एफ लिखते हैं और एफ बराबर r/2 होता है, तो अगर ये वाला टर्म अनंत हो जाए /2 तो इन्फिनिटी भी मिलेगा, अपरिभाषित ही मिलेगा। तो जो समतल दर्पण हम लोग का है, उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही क्या होती है? तो अनंत होती है। तो चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। समतल दर्पण किसको बोलते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। तो लिख लेते हैं,
ऐसा दर्पण ऐसा दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सी दर्पण कहते हैं भाई, तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, है ना। एकदम सिंपल डिफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। एकदम सिंपल डिफिनेशन है। कोई पूछे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अगर अब बात करें हम इसके फोकस दूरी की, अभी चर्चा कर रहे थे, तो ठीक है, यहाँ पे आप लिख लोगे समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल एफ से, और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर लिखते हैं। दोनों अनंत या अपरिभाषित होता है, दोनों अनंत या अपरिभाषित होता है, दोनों अनंत या अपरिभाषित होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप एक बार में जवाब दे दीजिएगा अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो भी भाई अनंत होती है। ये बात समझ में आ रही है। यानी चलो यहाँ पे एक छोटा सा अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन ले ले, जैसे बोर्ड में पूछता है, 10th बोर्ड में भी मिलेगा और आपको 12th बोर्ड में भी मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, तो क्वेश्चन रहेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन ए दे देगा 0, क्या दे देगा, 0। ऑप्शन बी दे देगा अनंत, अनंत मतलब ये दे देगा अपरिभाषित। ऑप्शन सी दे देगा मान लीजिए ऐसे धनात्मक, और डी दे दिया ऋणात्मक, डी दे दिया ऋणात्मक। तो आप जल्दी से बताओ कौन सा जवाब हो जाएगा इसका कौन सा जवाब हो जाएगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई, तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। यही पे इसी क्वेश्चन को फिर से हम अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी पूछ सकता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ये भी पूछ देता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है भाई, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दे देंगे। पहला ऑप्शन दे देगा, वही चारों ऑप्शन लिख देते हैं, 0। ऑप्शन बी दे देगा अनंत या अपरिभाषित। ऑप्शन सी दे देगा धनात्मक, और ऑप्शन डी दे देगा ऋणात्मक। तो क्या बोलोगे आप, यहाँ पे कौन सा जवाब होगा आपके लिए। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो क्या होती है भाई, यहाँ पे तो दिख ही रहा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, अनंत। यहाँ से हम लोग देख ले अगर, तो समतल दर्पण और समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी एफ और आर दोनों ही क्या होता है, तो अनंत होता है या अपरिभाषित होता है। तो ये बात क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा है।
तो ये था आपका समतल दर्पण। और अब पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण की कुछ विशेषता, यानी समतल दर्पण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर स्क्रीनशॉट करना होगा तो आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। और अब हम लोग लिखेंगे समतल दर्पण की विशेषता। क्या लिखेंगे? समतल दर्पण की विशेषता। तो स्टार देंगे और आप लिखोगे समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की विशेषताएं। तो सबसे पहला अगर विशेषता कहें तो यहां इसके डिफिनेशन से ही निकाल सकते हो। क्या? तो जो समतल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है? कर्व होगा, गोलीय होगा या फिर समतल होगा। तो समतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो समतल होता है। पहला ये हो जाएगा। तो यानी आप ये बोल सकते हो सबसे पहला विशेषता में कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह, समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। पहला तो आप ये बोल सकते हो। हमें विशेषता लिखना है, इसके गुण के बारे में बताना है, तो सबसे पहले तो आप यही लिख सकते हो कि समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है? तो प्लेन होता है, समतल होता है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है जिसको हम लोग स्मॉल एफ कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करेंगे, वो क्या होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? तो अनंत होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। तीसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हो, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, बोलो कितनी होगी? समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ये भी क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? तो ये अनंत होती है। तो ये जो तीन बातें हम अभी लिखे हैं आपके सामने स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये तीन पॉइंट तो अगर हम बात करें तो आपके डिफिनेशन से ले लिया गया, यानी जो समतल दर्पण की परिभाषा थी वहां से इसको लिया गया है कि नहीं? तो इन तीन बातों पे तो आपको कोई जोर डालना ही नहीं है। समतल दर्पण की विशेषता, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, तो पहला बात हम लिख दे कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अब देखो, जो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है उसका नेचर कैसा होता है, वहां प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप सोच के देखो कि जो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। अगर वास्तविक होता, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब अगर वास्तविक हुआ तो उसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या जो आईना से जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम किसी पर्दे पे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ये फिर वास्तविक नहीं होगा, ये क्या होगा? आभासी। और जो आभासी होता है प्रतिबिंब वो जनरली क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, तो आप दर्पण में जब भी खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है। हाँ, एक चीज होता है उसमें, पार्श्विक परिवर्तन होता है। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन होता है। आप कहोगे सर पार्श्व परिवर्तन क्या है?
तो जैसे हम लोग का जो दाएं कान है उसमें उसके प्रतिबिंब में बाएं नजर आएगा। ठीक है, समझेंगे हम लोग, अभी फिलहाल लिखते हैं। अगला पॉइंट यहां पर नोट करते हैं हम। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी। आभासी का मतलब काल्पनिक होता है। आभासी का मतलब क्या होता है भाई, बोलिए। आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा होता है। तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब है वह कैसे होता है, तो आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी और सीधा होता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगले पॉइंट को अगर हम यहां पर नोट करें, 5 नंबर पॉइंट, 5वां पॉइंट करें। आप कभी देखे हो दर्पण से, अगर आप दर्पण में अपना इस हाथ को टच करके ऐसे खड़ा हो जाओ तो आपका प्रतिबिंब उधर से इसी प्रकार से ऐसे खड़ा हो जाएगा ना। यानी अगर आप उसमें आके ऐसे सटोगे तो आपका प्रतिबिंब भी आके वहां पे क्या होगा, सट जाएगा। आपको यकीन ना हो रहा है तो आप क्या करना, आईना लेना, समतल दर्पण है आईना, और उसमें क्या करना, अपना नाक सटा देना। देखना जो उधर सामने वाला जो प्रतिबिंब होगा उसका भी नाक उसमें टच करेगा। अगर आप हाथ को टच करोगे प्रतिबिंब का हाथ टच करेगा। यानी समतल दर्पण से जितना दूर वस्तु होगा प्रतिबिंब उतना ही दूरी पीछे बनता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं वस्तु का दूरी जो है उसको वस्तु दूरी बोलेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दिख रहा आपको, चलिए दिख रहा है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की दूरी, बना जो वर्ड है वो बढ़िया नहीं लग रहा है, चलो। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी आपस में बराबर होता है। आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। यानी समतल दर्पण से जितना दूरी पे हम खड़े रहेंगे प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर समतल दर्पण से वस्तु को 1 मीटर दूर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पे बनेगा। अगर समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पे वस्तु को रख दे तो उस दर्पण में प्रतिबिंब जो है 10 मीटर पीछे दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब एक और पॉइंट को अगर यहां पे समझा जाए तो ये है, यानी पॉइंट नंबर अगर 6 की बात करें हम, जैसे दर्पण के पास अगर हम खड़ा होकर ऐसे करेंगे तो जिस हाइट पे हम लोग रहते हैं, अगर दर्पण के समीप आके या दर्पण को टच करे तो आपका प्रतिबिंब उतना ही हाइट पे आपको टच करेगा। नहीं समझे, मतलब अगर समतल दर्पण में हम अपनी नाक को सटा दें तो प्रतिबिंब की नाक भी सट जाती है। यानी जितना ऊंचाई वस्तु को होता है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की भी ऊंचाई उतना ही होता है। यानी समतल दर्पण के लिए वस्तु की ऊंचाई और उससे बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नहीं गौर किया आप कभी ऐसा गौर नहीं किए हैं? आईना के पास अगर खड़ा होके अगर अपना ये कंधा उसमें टच कर दो तो उधर का प्रतिबिंब का कंधा आपके कंधे के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही हम लिख रहे हैं यहां पे, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई और समतल दर्पण से, और
समतल दर्पण से और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? तो बराबर होती है, बराबर होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे 6 पॉइंट दे दिए अभी तक। ये जो 6 पॉइंट हम लिखे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसको आप नोट्स जरूर कर लीजिएगा। ये जो 6 पॉइंट हम लोग पढ़े, इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या पढ़े? तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी आपस में बराबर होती है। और छठा पॉइंट पढ़े, वस्तु की ऊंचाई और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में बराबर होते हैं। इतनी बातें आपको याद रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी पॉइंट नंबर 7 नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। अब है कि पार्श्व परिवर्तन क्या है भाई? तो जैसे अगर समतल दर्पण के पास खड़े होकर और आप देखोगे कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड में अगर वॉच पहने हो, किस हैंड में? अगर लेफ्ट हैंड में आप ये वॉच पहने हो, लेफ्ट हैंड में, तो उसमें क्या नजर आएगा? तो आप प्रतिबिंब में देखोगे तो ये दाएं हाथ में नजर आएगा। एक्चुअली हम लेफ्ट में पहने हैं, लेकिन आप प्रतिबिंब में अगर देखोगे तो ये राइट नजर आएगा। नहीं समझे आप? आप थोड़ा सा इस वीडियो में हमें ध्यान से देखिए और आप ध्यान से देखिए कि हम इसको किस हाथ में पहने हैं। आप अपने आप को उधर खड़ा करिए जिधर फेस है मेरा। अब आप देखो कि इधर आपका कौन सा हाथ है? राइट हैंड है। तो यही पार्श्व परिवर्तन का मतलब है। जैसे अगर आप अपना दाएं कान को पकड़िएगा तो प्रतिबिंब में आपका बाएं नजर आएगा। अगर आप अपना इधर दाएं हाथ को ऐसे करोगे, दाएं हाथ को ऊपर करोगे, तो आपका उसमें क्या आएगा? बाएं हाथ में नजर आएगा। तो ये जो उल्टा हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। उल्टा मतलब ऐसे नहीं हो रहा कि जो मुड़ी है वो नीचे चल गया, जो पैर है ऊपर आ गया, ये मुंडा नीचे चल गया पैर ऊपर है, ऐसे नहीं होता। बस इतना परिवर्तन होता है कि आपका ये जो दाएं कान है प्रतिबिंब में बाएं नजर आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इस परिवर्तन को कहते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में क्या होता है? तो पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। अर्थात यहां पर लिख देते हैं, अर्थात वस्तु का दाएं भाग, अर्थात वस्तु का दाएं भाग प्रतिबिंब में, अर्थात वस्तु का दाएं भाग प्रतिबिंब में बाएं नजर आता है। प्रतिबिंब में बाएं नजर आता है। प्रतिबिंब में बाएं नजर आता है। अब समझ जाओगे। अब यहां पे पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं हम। 8 की पूछता है कभी कभी कि बताइए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो कि किसी वस्तु का पूर्ण यानी पूरा प्रतिबिंब उसमें बन सके। जैसे मान लो आदमी 6 फीट का है, तो दर्पण की हाइट कम से कम कितनी हो कि वो 6 फीट के आदमी का प्रतिबिंब उस दर्पण में पूरा बने। मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर से मुड़ा दिख रहा है, नीचे पैर गायब है, पैर दिख रहा मुड़ा गायब है, नहीं, एकदम पैर से सर तक कंप्लीट इमेज उसमें बने। इसके लिए दर्पण की हाइट क्या होनी चाहिए? अगर आदमी 6 फीट का है
तो 3 फीट का होना चाहिए। कितने फीट का होना चाहिए? 3 फीट का। ऐसे जनरल अगर हम लोग बोले तो मनुष्यों की जो औसत हाइट है वो 5 फीट से 6 फीट के बीच में होती है। और आप लोग देखे होंगे कि ब्याह शादी में जो लड़कियों का जो ड्रेसिंग दिया जाता है, जो हम लोग अपने घर के लड़कियों को जो उनके लिए जो आईना देते हैं ब्याह शादी में, वो देखेंगे उसकी हाइट क्या देते हैं हम लोग, तो 3 फीट देते हैं, 2.5 से मतलब 3.5 फीट तक देते हैं। यानी जनरली उसमें किसी भी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब बन सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर दर्पण की जो ऊंचाई है, अगर समतल दर्पण की जो ऊंचाई है, अगर वस्तु की ऊंचाई की आधी है तो उसमें वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहां पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण मतलब, पूर्ण का मतलब यहां पे क्या है? पूरा। प्रतिबिंब बनने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के क्या होनी चाहिए? तो आधी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब नहीं समझे आप? इसको एक क्वेश्चन में हम बदल देते हैं, इसको क्वेश्चन में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु की ऊंचाई 8 फीट है। एक वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 8 फीट है। तो इसका पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? लो, आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिए हम, अब आपका क्लियर हो जाएगा। एक वस्तु की ऊंचाई कितनी है? तो एक वस्तु की ऊंचाई 8 फीट है। तो इसका पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? मान लो ऑप्शन दे दिया कि भाई 8 फीट होनी चाहिए न्यूनतम ऊंचाई। ऑप्शन बी दे दिया नहीं भाई 6 फीट होनी चाहिए। ऑप्शन सी दे दिया कि न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होनी चाहिए। और डी दे दिया कि नहीं भाई 2 फीट होनी चाहिए। अब आपको बताना है कि इसमें सही जवाब क्या है। एक वस्तु की जो ऊंचाई है वो 8 फीट है, तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन ए दे दिया 8 फीट, ऑप्शन बी दे दिया 6 फीट, 4 फीट, 2 फीट। न्यूनतम ऊंचाई, तो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। तो 8 के आधा कितना होता है? 4 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? बोलिए, ये क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले पॉइंट को नोट करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला पॉइंट है 9 नंबर, यहां पे समझिएगा। मान लीजिए यहां एक दर्पण है, यहां क्या है? एक दर्पण है, और इस दर्पण से कुछ दूरी पर, सपोज दैट x दूरी पर, यहां x दूरी पर एक m वस्तु है। एक वस्तु जो है वो क्या है? m वस्तु है। ठीक है, तो क्या होगा कि इस वस्तु का यहां पे प्रतिबिंब इतना ही दूरी पर बनेगा, इतना ही दूरी पर इस वस्तु का इधर प्रतिबिंब बनेगा।
ये जो x है, x दूरी पर ही इसका एक प्रतिबिंब बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। m का तो m ही बनेगा, m का प्रतिबिंब m ही बनेगा। ये जो m लिखे हैं हम, ये जो m लिखे हैं ये ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु है, और ये जो m लिखे हैं ये इमेज है यानी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो अगर यहां पे क्वेश्चन ये रहे कि अगर यहां से हम क्वेश्चन आपको पॉइंट समझा रहे हैं, यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे जैसे कहेगा कि अगर दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे वस्तु है तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी बताएं। अगर दर्पण से वस्तु 5 मीटर की दूरी पे है तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताएं। तो अगर वस्तु 5 मीटर की दूरी पे है दर्पण से तो प्रतिबिंब भी कितना होगा, 5 मीटर की ही दूरी पे होगा। लेकिन अगर कहेगा कि प्रतिबिंब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताए तो हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। ऐसे समझिए, यहां पर ऐसे समझिए आप इसको 9 नंबर पॉइंट को। यदि वस्तु समतल दर्पण से x दूरी पर है, x दूरी पर है, यदि वस्तु समतल दर्पण से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो यहां 2 पॉइंट याद रखिएगा। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से x होगा। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितना होगा, तो x होगा। इस बात को समझिए, यदि वस्तु समतल दर्पण से x दूरी पे है तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितना होगा, x होगा। लेकिन दूसरे पॉइंट को आप समझिए, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है, बीच की जो दूरी है वो कितना होगा, तो 2x होगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर दर्पण से वस्तु x दूरी पे है तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से x ही होगा, लेकिन प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी कहेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि ये यहां से x और x पीछे बना तो x कितना हो गया, 2x हो गया। ये बात समझ में आ रही है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे एक समतल दर्पण है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है O, और ये यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे है, तो इसका जो प्रतिबिंब यहाँ से बनेगा वो प्रतिबिंब भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। यानी यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये भी कितना दूरी पे बनेगा, 5 मीटर की दूरी पे बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम बोले कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, तो वस्तु और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 10 मीटर होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ये छोटा पॉइंट है लेकिन आपको डैमेज कर सकता है। ठीक है, कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे एयरफोर्स नेवी में ये छोटा प्रश्न ही आपको डैमेज दे सकता है। तो ये बात समझ में आ गई। चलो एक पॉइंट और इसमें हम लोग समझ लेते हैं, अंतिम पॉइंट अब समझेंगे हम लोग। यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक समतल दर्पण है, ये हमारा दर्पण हो गया, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, ये वस्तु है,
और ये इधर u वेग से जा रहा है। ये जो वस्तु है दर्पण की ओर कितना वेग से जा रहा है, u वेग से। तो पहली चीज कि जब ये यहां था, मतलब x दूरी पे था, तो उसी x दूरी पे इधर एक प्रतिबिंब बनता। ये क्या हो गया, तो ये बन गया आपका प्रतिबिंब, इतना ही दूरी पे जितना ये दूरी पे है। और अगर ये u वेग से इधर आ रहा है तो आपका प्रतिबिंब इधर जाते हुए महसूस होगा, और ये भी कितना वेग से आएगा, u वेग से। जैसे अगर ये दर्पण की तरफ, ये तो दर्पण है, अगर कोई वस्तु दर्पण की ओर जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब उधर आते हुए ऐसे प्रतीत होगा, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आते हुए प्रतीत होंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम बोले यदि वस्तु u वेग से, यदि वस्तु u वेग से दर्पण की ओर गतिशील हो, u वेग से दर्पण की ओर गतिशील हो, दर्पण की ओर गतिशील हो, गतिशील हो, तो दर्पण के सापेक्ष, तो यहां पे 1 नंबर पॉइंट कर लेते हैं। तो दर्पण के सापेक्ष, तो दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग, तो दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग, तो दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग जो है वह u होगा। नहीं समझे बात को? जैसे मान लो अगर यहां पे एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण की ओर कितना से बढ़ेगा, 2 मीटर पर सेकंड से। तो ये जितना तेज इधर चलते हुए महसूस होगा, प्रतिबिंब उतना ही तेज आते हुए महसूस होगा। यानी अगर दर्पण के रेस्पेक्ट में ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो आपका प्रतिबिंब भी 10 मीटर पर सेकंड से आएगा। अब बात करते हैं यहां पे, अगर वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष, तो जैसे मान लो कि इसका वेग है 10 मीटर, तो अगर 1 सेकंड में 10 चला इधर तो ये भी तो 10 आ गया, यानी एक ही सेकंड में दोनों के बीच की दूरी कितना घट गई, 20। नहीं समझे, फिर से समझो। जैसे मान लो इसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड, वस्तु का वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो प्रतिबिंब का भी कितना होगा 10। अब क्या है कि 1 सेकंड में अगर ये 10 मीटर इधर आया तो 1 सेकंड में ये भी 10 मीटर आ गया, तो 10 ये भी आ गया, 10 ये भी आ गया, यानी एक ही सेकंड में दोनों के बीच की दूरी कितना कम हो गई, 20। तो वही बात हम यहां पर लिख रहे हैं कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग जो होगा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का जो वेग है, प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा, तो 2u होगा, यानी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल। बात समझ रहे हैं? यानी अगर वस्तु इधर, मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऐसे ये दर्पण है अगर, तो इसका प्रतिबिंब भी इधर जो आएगा उसका भी वेग कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा। ये बात समझ में आ गई? यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है, प्रतिबिंब है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है दर्पण को मिरर कहते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब दर्पण के सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष यानी मिरर के सापेक्ष जो प्रतिबिंब है उसका वेग कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यही बात करें हम यहाँ पे, अगर यही बात हम यहाँ पे करें कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ये 20 + 20 यानी 2 गुने 20 यानी कितना हो जाएगा, तो 40 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आज की लेक्चर समझ में आई होगी। आज इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लगभग 45 मिनट का ये वीडियो हो गया।
तो आज इतना ही रहने दिया जाए। अब अगले क्लास में आपको बताएंगे लेक्चर नंबर 4 में। तो फीडबैक आपसे चाहेंगे हम कि आपका ये वीडियो कैसा रहा, आपके लिए समझ में आया या नहीं आया। तो आप सभी का धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी की मुलाकात होगी।